बट हमारे ज़माने में तो या आपने इंजीनियर बनना होता था या डॉक्टर। हमेशा से ऐसे ही है। तो उस तरह से मैंने भी शायद इंजीनियर ही बनना था। अच्छा सर, जब बात स्टाइपेंड से हटती है तो लेट शीट्स की बात आती है। सर इतनी लेट लेट भी मतलब हम लोग खुद भी इस लेट शीट का शिकार तो रहे। नान चने सबसे कॉमन मेरा हाल है, लाहौर में रह के जी। खाना है जो आप खाते हो। तो हम नान चने खा खा के तीसरे चौथे दिन इतने तंग पड़ जाते थे कि हम लिटरली खाना खाने ही नहीं जा रहे होते थे अच्छा। कि यार नान चने खाने तो मैं नहीं जा रहा। मेरा यहाँ रेफरेंस कुछ नहीं था, उन्होंने मेरी काबिलियत पर रखा। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है बजाय उस चीज़ की कि जहाँ पर मैं फ़ोन करवा कर जाऊँ। पूछा भी, शायद वो कंफ्यूज कर रहे थे किसी और के साथ मुझे कि यार वो उन साहब ने फ़ोन किया था तो वो आपके लिए किया था। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ ऐसी एक हीरो मौजूद है जो मल्टी टैलेंटेड है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वन ऑफ द बिग 10 फर्म्स के पार्टनर है। और आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम सर साद। सर वेलकम ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अली बुलाने के लिए। सर आई एम ऑनर्ड कि आप आए और आपने हमारे शो को ग्रेस किया। और मेरे आर्टिकल्स भी ग्रो फॉरवर्ड से ही हैं और सर भी उसी के ही पार्टनर हैं। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले ये वहाँ पर हम लोग इकट्ठे आर्टिकल्स कर रहे थे और सर मुझसे तकरीबन 1.5 साल सीनियर थे और हम फर्म छोड़ी और टीचिंग की तरफ आ गए। और सर जो है वो उस प्रोफेशन के साथ रहे, कुछ अर्सा उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद उन्होंने वापस फर्म को ज्वाइन किया। पहले डायरेक्टर रहे और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनर है। सर कैसा फील होता है इतना कुछ अचीव करके? मेरा ख्याल है अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है। आई फील लाइक अ चोजन वन। मेहनत तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग बहुत सारी करते हैं बट शायद उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की होती है। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि ये कह सकता हूँ कि मेरे अल्लाह पाक ने ख्वाब पूरे किए। माशाल्लाह। सर चाहता हूँ कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूँ। आप बहुत से स्टूडेंट्स की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और एक बच्चा जिसने बड़े ख्वाब देखे और उसके लिए कोशिश शुरू की। लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करें और कुछ बचपन का टाइम, मैट्रिक में कैसे थे, एफएससी उस टेन्योर में आपका कैसे थे एज ए स्टूडेंट और किस तरह से आपने अपनी लाइफ में ख्वाब देखे? आई बिलोंग टू गुजरांवाला और वही मेरी जाए पैदाइश भी है। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग भी गुजरांवाला में ही शुरू हुई, वहाँ के डीपीएस से, जिसको कायद आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल कहते हैं। अब वो कायद आज़म पब्लिक कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मैंने एफएससी भी गुजरांवाला से ही की हुई है। बचपन की लाइफ अच्छी थी। मैं चूँकि सबसे बड़ा बेटा था अपनी फैमिली का, तो मेरी वालदा मेरे पे बहुत फोकस थी कि इसको अच्छे स्कूल से पढ़ाना है और इसको बेस्ट स्टूडेंट ही बनाना है। तो मेरी वालदा ने मुझे जब तक वो पढ़ा सकती थी, जब तक मैं सीनियर क्लासेस में नहीं गया, जिसके बाद मुझे ट्यूशन लेनी पड़ी, तब तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल तक तो पोजीशन होल्डर था और उसकी कुछ निशानियाँ, सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स अभी भी कुछ मौजूद हैं। मैट्रिक एफएससी में कैसे स्टूडेंट थे? कि आपने बताया पोजीशन होल्डर थे, तो तकरीबन कुछ याद है कितने मार्क्स थे और कितने परसेंटेज थी आपकी? मेरी मैट्रिक में परसेंटेज, अभी नंबर्स थोड़े फ़र्क हो गए हैं तो मैं परसेंटेज में डिफाइन कर देता हूँ, इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। मैट्रिक में मेरे 82% मार्क्स थे उस टाइम पे और एफएससी में मेरे 80% थे, एग्जैक्टली 80% थे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि शुरू से ही एक अच्छा लाइक बचा। और उसके बाद सर यू जम्प्ड इनटू सीए। हर बंदे की सीए ज्वाइन करने की एक स्टोरी है और वो यूनिक ही होती है। सर आप प्लीज़ अपनी स्टोरी शेयर करें। यार मेरी स्टोरी दूसरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ शायद हो सकती है, वो इस तरह से कि मेरे जहन में भी इनिशली, जो अभी का ट्रेंड तो मुझे नहीं पता, बट हमारे ज़माने में तो या आपने इंजीनियर बनना होता था या डॉक्टर। हमेशा से ऐसे ही है। तो उस तरह से मैंने भी शायद इंजीनियर ही बनना था। अच्छा। और प्री इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट भी था, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स ख़ास तौर पे मुझे अच्छे लगते थे वो सब्जेक्ट्स, तो मैंने वही ऑप्ट किया एफएससी में।
बट जब मेरा रिजल्ट आया लेकिन एक चीज़ उसमें फ़र्क जो है जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि मैंने मेरी सेकंड चॉइस इंजीनियरिंग के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही थी। तो मैंने इंजीनियरिंग टेस्ट में भी अपीयर हुआ और इंजीनियरिंग में जब मेरा मेरिट नहीं अनफॉर्चुनेटली बना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो चूंकि सेकंड ऑप्शन सीए थी तो मैंने फिर सीए में ही एडमिशन ले लिया। ठीक हो गया सर। और आपने सीए में एडमिशन लिया, सो हम ये कह सकते हैं कि ये बाय चॉइस ही था। हाँ, बाय चॉइस ही था, नॉट एज अ फर्स्ट चॉइस बट यस एज अ चॉइस। सीए में पीआरसी कैफ लेवल में नॉर्मली बच्चे आते हैं, खास तौर पे वो वाले बच्चे जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता कॉमर्स का, जिन्होंने आईकॉम नहीं किया होता, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती, नॉर्मली उनको अकाउंटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम काफ़ी आती है। सीए आए, किस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, कैसे पेपर दिए, पास होते रहे हमेशा या कभी फेल भी हुए, थोड़ा सा कैफ लेवल। मेरा ख्याल है ये बात ठीक है और मैं इससे रिलेट भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि मेरा प्री इंजीनियरिंग का एफएससी था। तो अकाउंटिंग मुझे शुरू में बहुत मुश्किल लगी थी, या मैं अगर उसको इस तरह से कहूँ कि मुझे समझ ही नहीं उसकी कुछ चीज़ें आती थी तो ये भी गलत नहीं होगा। अच्छा। बट उसमें मुझे एफर्ट करनी पड़ी, मैंने अपने टीचर्स से हेल्प ली। मेरा एक क्लास में फेलो थे, वो चूंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और उन्होंने उस वक्त बीकॉम भी किया हुआ था, तो मैं उनसे पढ़ता होता था और उनसे हेल्प लेता होता था। और मेरी खुशकिस्मती है कि वो रहते भी मेरे घर के पास ही थे जहाँ पे मैं रिजाइड करता था, लाहौर में। तो उनसे मैंने काफ़ी हेल्प ली और उसको समझा। फेलियर्स मेरा हाल है पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, कमिंग टू योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और फेलियर्स देखे, सीए में बिल्कुल देखे, कैफ लेवल में भी देखे, जिसको हमारे ज़माने में सीए इंटर कहा जाता था, उसको कैफ कहा जाता, और आगे जाके सीए फाइनल स्टेजेस में भी देखे, बट हार नहीं मानी। अच्छा, यानी आप सीए के ज्वाइन किया तो यहाँ पर आप तो ने बताया कि गुजरांवाला थे, तो गुजरांवाला का कोई इंस्टीट्यूशन था या आप लाहौर आए और यहाँ पर ज्वाइन किया? और लाहौर में हॉस्टल लाइफ थी या घर था, क्या सीन था? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे होते हैं और वो हॉस्टल की प्रॉब्लम से बड़े परेशान होते हैं। गुजरांवाला में उस टाइम पे कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा। इंस्टीट्यूट लाहौर में ही थे और लाहौर में भी गिने चुने थे। अब तो हम माशाल्लाह बहुत से इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, जैसे कि आप भी माशाल्लाह टीचिंग के प्रोफेशन में। उस टाइम गालिबन अगर मुझे सही तरह याद है तो 5 या 6 RITs होते थे लाहौर में, पूरे लाहौर में, और उनमें से भी मशहूर ज़माना 2 ही थे। जी जी जी। काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, तो एक पैक था और एक स्कैम्स था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि मैं सीए करना चाह रहा हूँ तो मुझे कौन सी इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा अगर आप सीए करना चाह रहे हैं तो आप पैक में चले जाएं। जबरदस्त। तो मैंने फिर पैक ऑप्ट कर लिया था। जबरदस्त। अब अगला सवाल आपका ये था कि हॉस्टल के चैलेंजेस। जी जी। पहले साल 1.5 साल तो शायद मुझे वो चैलेंजेस नहीं आए क्योंकि आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं गुलबर्ग में, चूँकि पैक मेरा कैंपस था, तो मेरी पुप्पो का घर वहाँ पास ही था, मैं उनके पास रहा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो मेरे जो आज मैं हूँ इसमें मेरा हाल उनका भी बहुत किरदार है। बट मेरा हाल है को 1.5 साल बाद शायद में भी, जब मैं मॉड्यूल सी में गया साल 1.5 के बाद, तो तब मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। तो यस, देयर आर चैलेंजेस इन हॉस्टल लाइफ। खाना खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि हम दोस्त, नान चने सबसे कॉमन मेरा हाल है लाहौर में रह के एक खाना है जो आप खाते हो, तो हम नान चने खा खा के तीसरे चौथे दिन इतने तंग पड़ जाते थे कि हम लिटरली खाना खाने ही नहीं जा रहे होते थे। अच्छा। कि यार नान चने खाने तो मैं नहीं जा रहा। गुजरांवाला का आदमी हो और खाने के लिए तो फिर वो कुछ भी कर देगा, बिकॉज थोड़ा ज्यादा। हाँ, यही चैलेंज है। देखें, एक ही चीज़ खा खा के हम इतना तंग आ जाते थे कि भूख के बावजूद भी हम कह रहे होते थे कि यार अब नान चने नहीं खाए जा रहे, मजीद कुछ और ऑप्शन होनी चाहिए। तो यस, ये चैलेंजेस बिल्कुल हैं और ये स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। कपड़े इस्त्री खुद करने हैं, धोने भी शायद बाज़-औक़ात खुद पड़ते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। ये कुछ अर्सा तक मैंने भी फेस किए जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता था। बट लेटर ऑन मेरा ख्याल है जब मेरी सिस्टर पढ़ने आई लाहौर, तो हम दोनों फिर एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अगेन उसको भी आप हॉस्टल कह सकते हैं। जी जी। बट चीज़ें मेरा ख्याल है रिलेटिवली ईजी हो गई जाने से। ये सवाल बड़ा ज़रूरी है पूछना और बहुत से बच्चों तक ये बात पहुंचना कि कैफ लेवल में स्टडीज़ के हवाले से आपको क्या चैलेंजेस आए और जब आप फेल हो जाते हैं तो फिर उसको कैसे ओवरकम करते हैं? बिकॉज आप उतने मेच्योर भी नहीं होते और आपको ये भी, मतलब उसको अगर रिस्पॉन्ड ना करें टाइमली तो शायद बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल यार, जैसे मैंने पहले भी कहा अली, के इसमें चैलेंजेस हैं और सीए एक रिलेटिवली टफ फील्ड है। तो फेलियर आई बिलीव इज़ अ पार्ट ऑफ इट, लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप ज़िंदगी में भी हर चीज़ में कामयाब शायद नहीं हो पाते,
मेरी इसमें बिगेस्ट मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे कि मैं कभी खुदा ना खास्ता किसी सब्जेक्ट में लैप्स कर जाता था, और मैं जब उनको बताता था तो वो आगे से यही कहते थे कि यार कोई बात नहीं, फिर मेहनत कर, अगली दफ़ा हो जाएगा। तो आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स। ये सवाल मैंने लास्ट में पूछना था, आपने भी बताया, बिकॉज मुझे लगता है कि सीएस जितने भी हैं ना कहीं उनको सपोर्ट के बगैर सीए हो नहीं पाता। आपको मोरल सपोर्ट भी चाहिए होती है और एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होती है। बिकॉज अगर आपके घर वाले आपको कह दें कि भाई उसी सब्जेक्ट के लिए मैं तुम्हें दोबारा पैसे नहीं दे रहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो चैलेंज लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस चीज़ को उस तरह से फेस नहीं किया और अल्लाह ताला ने भी आसानी की कि आप जल्दी जल्दी पास होते रहे और आगे चले गए। सर जी, कैफ हुआ, आप आगे निकल गए अपनी ज़िंदगी में, अब आ गया, अब आप अपना वो वाला फेज ज़रा मुझे बताएं कि सर एक बच्चा है, पेपर पास है, आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, ख्वाब तो बिग 4 के हैं, आर्टिकल्स कहीं पर भी नहीं हो रहे और कोई रेफरेंस भी नहीं। आपका कोई रेफरेंस था वैसे? नहीं, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था। और मेरे ख्याल में ये चैलेंज आज शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता, बट ये चैलेंज आज से मैं अगर 15 साल पहले की बात करूँ तो तब भी था, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स का जो टेन्योर है वो 2009 में शुरू हुआ था। तो हम जिस तरह आज टॉप 4 की तगोदो में लगे हैं कि हमें वहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाए, मुझे तब भी नहीं मिले थे 15 साल पहले। सही। क्योंकि मेरी अटेम्प्ट्स जो एक उनकी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने उस टाइम पे ही ये रियलाइज़ कर लिया था कि यार अगर यहाँ नहीं हो सकता तो वाई नॉट इन द नेक्स्ट बेस्ट 4। तो फिर मैंने क्रो में सीवी जमा कराई, जो उस टाइम पे क्रो फॉरवर्ड था और आज क्रो के नाम से जाना जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि या अल्लाह बस मेरा रेफरेंस आप ही हैं। वाह। मेरा जब वहाँ पे पार्टनर्स इंटरव्यू हुआ तो मुझे इवन पार्टनर ने पूछा भी, शायद वो कंफ्यूज कर रहे थे किसी और के साथ मुझे, कि यार वो उन साहब ने फ़ोन किया था तो वो आपके लिए किया था। तब मैंने उनको कहा कि नहीं, वो मेरे लिए नहीं किया था, मैंने किसी से फ़ोन नहीं करवाया आपको। और दुआ यही थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह बस यहाँ पे हो जाए, वहाँ ले जाए जहाँ अपने बलबूते पे और आपकी रहमत से चला जाऊँ। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्रो से कॉल आ गई थी कुछ दिनों में। सर बहुत से बच्चे आज के दौर में इस चीज़ से बहुत तंग हैं और बड़े डिससेटिस्फाइड हैं इस चीज़ को लेके कि हमें बिग 4 क्यों नहीं रख रही, हमारी अटेम्प्ट्स भी कम हैं, और वो इस चीज़ से बड़े अपसेट होते हैं कि जनाब हमारे अंदर क्या कमी है, हमने पेपर पास किए हैं, हम जो चीज़ चाहते हैं बिग 4 वाले चाहते क्या हैं, एट टाइम्स उन्हें ये भी पता नहीं चलता और वो बड़े डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इवन उनके आर्टिकल शुरू हो जाते हैं और दे स्टार्ट लुकिंग बैक अगेन एंड अगेन कि यार अच्छा चलो यहाँ पर टांग फंस गई है, मैं ज़रा और कोशिश करता रहूँ, फिर एक बार दोबारा फर्गूसन के पीएमजी के इंटरव्यू दे दूँ, फिर एक बार कोशिश करूँ। आपके केस में ऐसा क्या था और क्या आज के बच्चे को क्या कहना चाहेंगे आप? या शायद आई वॉज हैप्पी विद व्हाट आई गॉट, कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हो गया और विदाउट रेफरेंस हो गया क्रो में, तो मैंने ख्वाहिश ही नहीं रखी कभी टॉप 4 में जाने की, या मैंने दोबारा कोशिश ही नहीं की। सही। तो मेरा हाल है जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा कर लेना चाहिए। दूसरा पार्ट आपका शायद ये था कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें क्या मिसिंग है, हाँ। टॉप 4 या टॉप 10 हमें क्यों नहीं रख रही, या कोई भी एक कैटेगरी फर्म में से हमें कॉल क्यों नहीं आ रही। तो मेरा हाल है हर एक का एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। अब उसके बैक एंड पे उनकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल शायद अगर एक शख्स, एक फर्म को अगर ऑडिट में स्टूडेंट चाहिए तो उसका स्किल सेट शायद फ़र्क होगा जो उसको चाहिए होगा, बजाय इसके कि जो एक टैक्स डिपार्टमेंट में इंडक्शन के लिए देख रहा है या एडवाइजरी में भी। मेरा हाल है यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अब परेशान नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है टॉप 4 से आगे दुनिया और भी है। जिस तरह हम अगर अपनी बात ही कर लें तो आप भी माशाल्लाह और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी पोजीशंस में हैं। हमारे आर्टिकल्स तो टॉप 4 से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ये बात कही तो मुझे वो टाइम याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे जब रखा तो मेरा भी कोई रेफरेंस नहीं था, और मुझे इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आप कल से आ जाओ, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड आई सेड ओके,
मेरा यहाँ रेफरेंस कुछ नहीं था, उन्होंने मेरी काबिलियत पर रखा। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है बजाय उस चीज़ की कि जहाँ पर मैं फ़ोन करवा कर जाऊँ और वो बाद में मुझे हमेशा ये रहे कि शुक्र है रेफरेंस था, वरना मैं तो इस काबिल नहीं था। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने जो काबिलियत दी थी उसके मुताबिक मुझे फॉर्म मिल गई और मुझे उससे सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। लेकिन जहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है ना कि जी उस बंदे की तो मुझसे 2 अटेम्प्ट ज़्यादा हैं और वो बिग 4 में है, तो मैं क्यों नहीं हूँ? इस क्यों का क्या जवाब है सर आपके पास? मेरा ख्याल है इस क्यों का कोई जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको इसमें ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेहनत आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है, ये कहा जाता है। तो मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, कोलीग्स को भी, कि एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ कुली जो है वो सारा दिन लोगों का सामान उठाता। हम मेहनत उससे ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें शायद बहुत सी जगहों पे उससे बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ। तो मेरा हाल है ये अल्लाह पाक की रहमत होती है जो आपको कहीं लेके जाती है, या खास स्किल सेट होता है। खाली मेहनत ज़रूरी नहीं आपको कहीं ना कहीं ले जाए और कहीं ना कहीं पहुंचा दे। मतलब अगर हम ये कहें कि राजिक बिग 4 नहीं है, राजिक कोई और है, ऐसे ही है, तो बिग 4 की बजाय अगर राजिक को तलाश करने लग जाए तो शायद रिस्क भी मिल जाएगा और इज्जत भी। ऐसे ही। जबरदस्त। नहीं सर, मैं अब आपको अपने आर्टिकल्स की तरफ लेके जाने लगा हूँ। अब आप फॉरवर्ड हुसैन चौधरी में आ गए, उस वक्त फॉरवर्ड थी जी। आप हुसैन चौधरी में आ गए सर। टू स्टार्ट विथ जूनियर फेज, सीनियर्स कैसे मिले, कैसा रहा वहाँ पर रहना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेमी सीनियर बने तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, और फिर सीनियर बने तो सीन क्या था? थोड़ा सा आपको क्या याद आता है? याद तो बहुत कुछ आता है, और पूरे आर्टिकल्स मेरा ख्याल है आज अगर याद करके देखूं तो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं वो, जो मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। फेजेस में अगर हम डिवाइड करें तो जूनियर फेज़ आज भी मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे लिए जूनियर फेज़ सबसे मुश्किल था। अच्छा। आई फाइंड इट वेरी टफ। सीनियर्स का रवैया तो मेरा ख्याल है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, और या आप ब्लेस्ड होते हो कि आपको कोई अच्छा सीनियर मिल जाए जो आपको सिखा दे। ऐसे सीनियर भी मिले, टफ वाले भी मिले, लेकिन शायद मेरा हाल है दोनों से ही सीखा। कुछ से ये सीखा कि क्या करना चाहिए, और कुछ से ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। वाह। तो जिन सीनियर्स की जो चीज़ें बुरी लगी मुझे जूनियर होने के नाते, वो सीनियर होके मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मैं ना करूँ। सीनियर बन के मेरा हाल है मेरी लाइफ मेरे लिए तो निस्बतन आसान या इंजॉयबल कहना चाहिए क्यों थी। आई लाइक्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज। मैं कहता था यार लीड करवाओ मेरे से, ये मैं करके दूँ, और मैं मैनेज करूँ टीम को, अकाउंट्स बनाऊँ, प्रिपेयर करूँ, क्लाइंट से मिलूँ। मेरा ख्याल है वो पावर और अथॉरिटी आपको जो उस टाइम पे या उस एज पे मिलती है, मेरे लिए तो वो बहुत इंजॉयबल थी। अब जब आर्टिकल्स की बात चली है तो स्टाइपेंड की बात तो होगी सर। हमारे दौर में 6500 स्टाइपेंड होता बिल्कुल है। ऐसी है सर जी आप और पार्टनर हैं, बच्चे तो कहते हैं कि 19,000 में कुछ नहीं बनता सर, इस बारे में क्या कहते हैं आप? यार स्टाइपेंड को कभी भी शायद हम लोगों में एक गलत रुझान है। मैं और आप भी जब आर्टिकल्स में थे तो शायद यही सोच रखते थे, ऐसे ही था। इनफैक्ट ऐसे ही रखते थे कि यार आप हमें देते क्या हैं और आप हमसे काम इतना ज़्यादा करवाते हैं। बट थोड़ी सी लेटर स्टेजेस में जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आया तो वो समझ में आई कि यार ये तो स्टाइपेंड है, इसमें सैलरी का लफ्ज़ तो यूज़ ही नहीं किया गया। तो स्टाइपेंड कभी भी आपको आपके खर्चे पूरे करने के लिए नहीं दिया जाता। इट्स जस्ट लाइक अ पॉकेट मनी। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम फर्म में जाके काम सीख रहे हैं, तो मैं जब काम किसी से सीख रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश काम सीखने की होनी चाहिए। उसके एवज कोई कुछ देता या नहीं देता, मेरा हाल है इसमें इंटरेस्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। सर जब बात स्टाइपेंड से हटती है तो लेट शीट्स की बात आती है। सर इतनी लेट भी, मतलब हम लोग खुद भी इस लेट शीट का शिकार तो रहे हैं ना। अच्छा, इसमें ऐसा है कि चीज़ें अगर मैं अपनी फर्म के लिहाज से बात करूँ तो थोड़ी सी तब्दील होगी। लेट शीट इज़ अ रियलिटी। इरिस्पेक्टिव आप किसी भी फर्म में चले जाएं जिसके पास अच्छा काम है। उसकी वजह क्या है? देखें, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है जून 30, जिसका मतलब है कि आप एट अर्लीस्ट भी किसी के ऑडिट शुरू करेंगे तो जून के एंड में कर लेंगे या जुलाई के फर्स्ट वीक में करेंगे। बट हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 120 डेज के अंदर ईवीएम करवानी है।
बिल्कुल सही। तो आप अगर इधर से 120 डेज काउंट करें जो गालिबन 28 अक्टूबर बनता है, तो इन 4 महीने में अगर पूरी पाकिस्तान की सारी कंपनीज का ऑडिट होना है तो लेट सेट तो होगी। सही। सर अगली एक बात यह है कि मैंने देखा है, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया और अब आगे बच्चों को भी देख रहा हूँ कि सर टेक्निकल इश्यूज इतने नहीं आते फर्म में, ज़्यादा इश्यूज बिहेवियरल होते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि एक सीनियर जूनियर को कैसे ट्रीट करता है, कैसे उसे ट्रीट करना चाहिए, मुझे लगता है उसको सिखाना चाहिए। देयर शुड बी सम ट्रेनिंग। किसी बच्चे को आप जब सीनियर बना रहे हैं तो एक बार उसे सिखाएं कि यार तुम्हें एज जूनियर को कैसे डील करना चाहिए। सिंस फर्म्स भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम भी उनको ना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बल्कि हर तरह की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब यही कहते हुए अगर मैं आपको आई कैप की पॉलिसी एक शेयर करना चाहूँ कि आई कैप ने सब फर्म्स को एक फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दी हुई है कि आप साल में 1 बार या 2 बार अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवाना चाहें तो आप आई कैप की फैसिलिटी जो कि ऑडिटोरियम है उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा हाल है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हम एज अ फर्म उसको अवेल करते हैं। यस करते हैं। और अवेल करने में ही अब आपके वो सवाल जो आपने किया उसका जवाब भी मिल जाएगा कि उसमें हम उनकी 4 दिन तकरीबन ट्रेनिंग ही कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने वो ट्रेनिंग खुद ली है। टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग थी, मुझे याद है अच्छी तरह, जिसमें 4-4 लोगों की टीम बना के वो किया। उससे पैसे सारे अच्छे ही होते हैं। क्लाइंट में जाके पता नहीं क्या। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसमें ना सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग की जाती है बल्कि उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी की जाती हैं, क्योंकि उसमें हम सारी जिम्मेदारियां स्टूडेंट्स को ही सौंपते हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल नॉलेज जो कि मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और पार्टनर्स देते हैं। yes. अच्छा सर, एक बात है जो फर्म के बहुत से लोग कहते हैं और बच्चों का भी एक अजीब सा एटीट्यूड ये बन गया हुआ है कि वो पहले सोच के आते हैं कि हमने नाकाम सीखना है, नाकाम करना है, बस फर्म वालों को उल्लू बनाना है, 3.5 साल अपने पेपर पास करने हैं और अपने ज़िंदगी बनानी है। ये एक नेगेटिव साइड मैंने स्टूडेंट कैंट से बहुत ज़्यादा देखी है। इसको आप लोग कैसे फेस करते हैं और उन बच्चों को जो ये सोच के आ रहे हैं उन्हें कैसे क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मेरा हाल है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो बच्चे का खुद है। शायद हम उस एज में ये समझने से कासर होते हैं। इस तरह अगर कोई बिहेव कर रहा हो तो हम उसकी काउंसलिंग ज़रूर करते हैं और उसको समझाते हैं। देखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे नुकसान तो आपका अपना है। खाली पढ़ाई से आप सीए क्वालिफाई तो कर लेंगे, बट अगर आपको वो काम ही नहीं आता होगा तो लोग फिर सीए के ताने भी देंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपको काम नहीं आता। यस। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बुरा। मुझे लगता है आप जितना डिग्री लेकर आप ऊंचा तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उतनी ऊंचाई से नीचे भी गिरना पड़ता है जब आपको वो काम नहीं आता होता जो जिसकी डिग्री आप लेके खड़े हैं। वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रेशर इतने हैं, फाइनेंशियल इशू है, पैसे भी नहीं मिल रहे, घर वाले भी नाराज हैं, टाइम नहीं दे रहे, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, काम भी नहीं सही से हो पा रहा, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आर्टिकल लाइफ में? क्या बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? एट टाइम्स यस हो जाता। मैं भी अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाके देखूं तो यस, एट टाइम्स आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। स्पेशली जो मैंने मंथ्स का जिक्र किया कि जुलाई टू अक्टूबर नवंबर तक एक टफ रूटीन होती है और आप उसमें तंग पड़ जाते हो। क्यों? आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, आप सारा दिन काम करके भी आ रहे हैं, आपको पढ़ाई का टाइम भी नहीं मिल रहा, आपको लेक्चर्स का टाइम भी नहीं मिल रहा, दिसंबर अटेम्प्ट सर पे खड़ी है। यही तो रियल चैलेंज है आर्टिकल्स का कि पढ़ाई भी करनी है और काम भी सीखना है। सो बोथ हैव टू गो पैरेलल और आपने उसको बैलेंस आउट करना। ये मैनेज करना मेरे ख्याल में जो कर जाता है वो क्वालिफाई भी कर जाता है और अच्छा रिसोर्स भी बन जाता है। सही। एक चीज़ है जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे लगता है कि फॉर्म्स में ना इनोवेशन का कल्चर नहीं होता उस तरह। लोग डिफरेंट तरीके से काम करना चाहते हैं लेकिन उनको इनकरेज नहीं किया जाता। मुझे लगता है टाइम्स के बहुत से स्टूडेंट्स तो पिछले साल की फाइल पकड़ते हैं, साल बदलते हैं, चीज़ें बदलते हैं, उस पर प्रोसीजर्स वही लगाते हैं और बस मक्खी पे मक्खी मारते हैं और ख़त्म। और एक बच्चा अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचता है तो मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट प्रेफर्ड या उसको इनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि जिस बच्चे ने सेम वही काम रिपीट करना है वो शायद 10 दिन में वो ऑडिट ख़त्म कर देगा,
लेकिन एक बच्चा जो इनोवेट करना चाह रहा है तो उसको टाइम भी 25 दिन लग जाएंगे। अच्छा, अब जो 25 दिन लग जाते हैं तो फिर जो उसकी इनोवेशन या जो उसकी हाईलाइट करने वाला पॉइंट है कि उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, उसकी बजाय वो क्रिटिसाइज ज्यादा होता है। या मतलब ये एक पहलू है जिसको मैं समझता हूँ कि किस तरह आप देखते हैं। हमारे दौर में ये एक चीज़ बहुत मुश्किल थी, लेकिन अभी के स्टूडेंट्स भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, और अगर कोई इनोवेट करना चाहिए तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। बट उसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये आ जाती है कि देखें, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। इनमें से आप किसी में से भी कोई भी एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं कर सकते। कैनॉट चेंज द स्टैंडर्ड्स, यू कैनॉट चेंज द लॉ। सो जो बेसिक किस्म की चेकलिस्ट या बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो तो आपने लगाने ही लगाने हैं। हाँ, उसके अलावा आप अब किसी चीज़ में इनोवेशन कर सकते हैं तो वाई नॉट। बट उसमें जिस आपने जिक्र किया कि टाइम भी फिर ज़्यादा लगेगा, तो बाज़ औक़ात टाइम आप ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि देखें साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखनी है। तो यस, एक लिमिटेड टाइम स्पैन में जो आपको दिया गया है, जो क्लाइंट से एग्री किया गया है, उसी में डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए मेरे ख्याल में। आर्टिकल में एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये भी है ना कि सर आपने पेपर भी पास करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आपसे पूछूं कि सर आर्टिकल में आपका क्या स्टेटस था? यार मेरे आर्टिकल्स में उस वक्त में जो भी CFAP है और MSAs हैं, ये मिला के 8 पेपर बनते हैं। तो उस टाइम पे हमारे मॉड्यूल E और मॉड्यूल F हुआ करते थे, वो भी 8 ही होते हैं। उनमें 4 पेपर्स ईच थे। तो मेरे आर्टिकल्स के दौरान मॉड्यूल E यानी 4 पेपर्स क्वालिफाई हुए थे। आप क्या समझते हैं कि आर्टिकल खत्म होने पर एक आइडियल स्टूडेंट का हासिल क्या होना चाहिए? उसको क्या सीख लेना चाहिए? आइडियल स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? उसको कितना केपेबल हो जाना चाहिए? मेरा तो ख्याल है उसको इतना केपेबल होना चाहिए कि ही शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। उन चैलेंजेस में अब क्या आ जाता है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, द वे यू ड्रेस, द वे यू स्पीक, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स। उसकी वजह क्या है? देखें, आर्टिकल्स एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें आप अपने आप को रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उन 3.5 साल में वो सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए जिसकी बेस पे आप एक अच्छी जॉब लैंड कर सकें, बिकॉज देन यू आर गोइंग टू बी इन द इंडस्ट्री और इन द प्रैक्टिस और इन टीचिंग लाइक यू। तो ये सारी स्किल्स आप में होंगी तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। मैंने आर्टिकल्स करते हुए लोगों को परेशान तो देखा है, लेकिन जब वो आर्टिकल के बाद ऑन जॉब परेशान होते हैं ना, मुझे अंदाजा होता है कि आर्टिकल की परेशानी तो परेशानी ही नहीं थी। वो तो ऐसी परेशानी थी कि जिस तरह फॉर्म में एक बड़ा बैठा हुआ है, आपने उसके पास जाना है और उसे बताना है कि देखिए ये हो गया, और उसने आपके जो है ना सर पे हाथ फेरना और कहना बेटा कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जब आप ऑन जॉब जाते हैं और आप पर कंपनी डिपेंड कर रही होती है, तो फिर आपको समझ नहीं आती बिल्कुल ऐसी कि आपने किसके पास मदद के लिए जाना है। और उस वक्त आपको कदर पड़ती है कि आप फर्म में क्या था और अब क्या नहीं है। फर्म में जो बैकिंग होती है फ्रॉम द पार्टनर्स, फ्रॉम द मैनेजमेंट, उसको कैसे देखते हैं? वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। देखें, फर्म में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि फर्म वो वाहिद मेरा ख्याल है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का टेन्योर है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मुझे नहीं आता, मुझे सिखा दें। लेकिन आर्टिकल्स के बाद वंस यू आर इन अ जॉब तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मुझे नहीं आता, क्योंकि वो कहेगा कि फिर आप जाएं हम किसी और को रख लेते हैं, जिसको आता है उसको रख लेते हैं। तो फर्म की ब्यूटी ये है कि आप वहाँ पे कह सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं आता, मुझे हेल्प आउट कर दें, फिर मैं कर दूंगा या कर दूंगी। सर आपकी थोड़ी सी अचीवमेंट्स की और बात करें तो आर्टिकल्स में तो पेप क्वालिफाई नहीं हो पाया। आपने आर्टिकल के बाद डेस्कॉम में जॉब की और वहाँ पर आपने जो है ना साथ साथ जॉब करने लगे और साथ साथ तैयारी करने लगे। लेकिन जो बेस्ट पार्ट आपका है, जो मैं समझता हूँ आपको एक आम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से अलग करता है, वो वाला टेन्योर है जिसमें आपने जॉब के साथ पेपर पास किए। और मुझे याद है कि मेरी जब आपके साथ एक बार मुलाकात हुई तो आपने बताया कि मेरी रूटीन बड़ी सिंपल है कि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, 6 बजे तक घर पहुँचता हूँ और सो जाता हूँ। ऐसे ही है। फिर मैं उठता हूँ जनाब सुबह 2-3 बजे और तब से लेके फ्रेश माइंड के साथ अपनी स्टडीज को टाइम देता हूँ सुबह 8 बजे तक। ऐसा ही है। तो मुझे ऐसे लगा कि यार जिंदगी तो ये जी रहा है भाई, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी।
और सर उस टाइम पे आपने एक एक अटेम्प्ट में 3 3 पेपर पास किए, यानी उस अटेम्प्ट में आपने 3 पेपर पास किए थे और उसके बाद एक ही रह गया था। वो कितना टफ था, वो कैसे मैनेज किया उस टाइम को? और आज के जो बच्चे हैं जो कहते हैं भी मैं 5 बजे हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो जॉब के साथ। देखिए, मैंने सीए शुरू किया था एफएससी के बाद, और बाय द एंड ऑफ माय आर्टिकल्स मैंने शायद ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि या तो मैं एफएससी हूँ, सीए कंप्लीट होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, नहीं तो मैं तो एफएससी हूँ बज़ाहिर। तो एक डिटर्मिनेशन थी कि यार नहीं, अब ये जो एक काम शुरू किया ये बस करना है, आई हैव टू क्वालिफाई। और फिर मोटिवेशन पेरेंट्स थे, आई वांटेड टू डू इट टू फॉर माय पेरेंट्स, आई वांटेड टू डेडिकेट दिस डिग्री टू देम। तो एक पेरेंट्स की मोटिवेशन और एक ये चीज़ कि यार आज से 5-10 साल बाद जब मैं व्हेन आई लुक बैक और मैंने क्वालिफाई ना किया हुआ, तो मैं अपने आप से क्या कहूँगा कि एक काम शुरू किया था और वो भी नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है यही मोटिवेशंस थी जिन्होंने ड्राइव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली आई वाज द प्रिविलेज्ड वन। जबरदस्त, माशाल्लाह। सर क्वालिफाई भी हो गया, सर क्वालिफिकेशन के वक्त ना हमारे दौर में तो मैसेज आता होता था, जब वो मैसेज आपने पहली बार पढ़ा तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी? आई वॉज स्पेल बाउंड। मुझे याद है मैं सऊदी अरेबिया में था, तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में शायद वो मैसेज देखा था, पास ही सोफ़ा पड़ा था, तो मैं उस मैसेज देख के सोफे पे बैठ गया था और 10 मिनट तक सोफे से हिल नहीं सका था। और उसके बाद जाके फिर मैंने सबको बताया था कि आई क्वालिफाइड। आपके जर्नी में वहां से फिर आप जब मूव ऑनवर्ड करते हैं और आप डेस्कॉन से जॉब के लिए सऊदीया चले जाते हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं जी। उसके बाद आप क्वालिफाई सऊदीया में करते हैं जी। उसकी भी एक स्टोरी मैंने सुनी है कि वो क्वालिफाई करने के पीछे कोई दुआएं थी, कोई उम्रे थे भी, सऊदीया करीबी उम्रा करने तो गए होंगे। बिल्कुल गया था मैं सऊदी अरेबिया में। जिस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था मैं मदीना में था, मदीना प्रोविंस में एक शहर है याम्बू। तो मेरा आखिरी एक पेपर था जो थोड़ा सा स्टक हो गया था, तो मैं उसकी कुछ अटेम्प्ट्स दे चुका था और काफ़ी परेशान था, वो पास नहीं कर पा रहा था, एक ही पेपर था। तो वहाँ मैंने उम्रा तो रूटीन में हम करते थे, बट मैंने वहाँ पे एक उम्रा ऐसा किया कि जिस पे मैंने क्वालिफ़िकेशन के अलावा कोई दुआ नहीं मांगी, कि मैंने कहा या अल्लाह बस अब मुझे क्वालिफ़िकेशन से ब्लेस कर दें, मेरी बस हो गई। तो उसके फ़ौरन बाद मैंने जो अटेम्प्ट जद्दा में दी थी मैं उसमें क्वालिफाई कर गया। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके बाद अगली लाइफ पे चलते हैं, और वो लाइफ ना आपकी बड़ी कमाल है। मैं आपकी उस लाइफ से इंस्पायर्ड इसलिए ज्यादा हूं कि आपने क्वालिफाई किया, आप जद्दा में थे, उसके बाद आप आ गए पाकिस्तान जी। इत्तेहाद ग्रुप के सीएफओ रहे, टॉप पोजीशन। उसके बाद आप राजी ग्रुप में आए, और वो भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है, उसके भी सीएफओ बन गए जी। और उसके बाद आप क्रो में आ गए वापस, और उसके भी पार्टनर बन गए। भाई कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास? जादू की छड़ी कोई भी नहीं है, मेरा ख्याल है अल्लाह पाक से जो भी मांगा अल्लाह पाक नवाजते जा रहे हैं, और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ऑनेस्टली मेरा ख्याल है इसमें कोई भी किरदार नहीं है, ये सारी अल्लाह पाक की रहमत है और मेरे माँ बाप की, बड़ों की, सबकी दुआएं। जो फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने इर्द गिर्द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखता है और बड़े बड़े ख्वाब सोच लेता है। अब वो क्वालिफाई तो कर गया होता है, लेकिन वो वापस उसका उस बाइक पे बैठने को दिल नहीं चाह रहा होता जिस पे बैठ के उसने क्वालिफाई किया होता है। उसका दिल चाहता है कि एक मर्सिडीज आए और वो उसमें बैठ जाए, और अब उसके बाद जिंदगी की सारी खुशियां उस मर्सिडीज में ही थोड़ी थोड़ी करके उसको मिलने लग जाए। तो रियल जिंदगी ऐसी नहीं है सर। बिल्कुल ऐसी नहीं। ऐसी है पोस्ट क्वालिफिकेशन फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। देखें, कोई भी चीज़ ओवरनाइट तो नहीं मिलती। आप अगर अपनी जर्नी की, मेरी जर्नी की, या किसी की भी जर्नी की बात करें तो वो एक जर्नी है। हम एक कामयाब इंसान को उसकी कामयाब पोजीशन पे जाके देखते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने कोलीग्स को भी ये कहता होता हूँ कि कभी उसकी कहानी जानने की कोशिश की है कि वो कहाँ से चला था और इस पोजीशन पे कब और कितनी एफर्ट के बाद पहुंचा है, जो आपको आज कामयाब नजर आ रहा है। आप किसी की भी सक्सेस स्टोरीज उठा के देख लें, मेरा ख्याल है आपको यही मिलेगा कि वो नीचे से शुरू किया और फिर आज इस पीक पे पहुंचा।
सर यही तो सक्सेस स्टोरी हम बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चमकता दमकता चेहरा और ये कामयाबियां ओवरनाइट नहीं मिल गई सर। बिल्कुल भी नहीं मिलते। महीनों की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत भी नहीं है सर, 10-15 साल लग गए, उसके बाद ये अचीवमेंट है एंड इट्स स्टिल गोइंग। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कामयाबी अल्लाह ताला ने दे दी, जिंदगी में कोई अगर वापस 15 साल 20 साल पीछे ले जाऊं और आपको कहें जी आपके पास चॉइस है, दोबारा से ये करेंगे या नहीं? करूँगा, फिर दोबारा करेंगे? दोबारा करूँगा। सर शो के एंड पर ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आने वाले बच्चों के लिए क्या एडवाइस है आपकी जो सीए करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छी फील्ड है और आजकल बच्चे, मैंने जैसे पहले भी कहा, बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटाइजेशन और इन सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से रिलेटिवली बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर है हमारी निस्बत जब हम इस एज में थे। बिल्कुल ये पेशा इख्तियार करना चाहिए, ये प्रोफेशन बिल्कुल चूज़ करना चाहिए, बट इसमें ये शुरू में मेरा हाल डिसाइड कर लेना चाहिए कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है कि अब शुरू कर लिया तो फिर इसको छोड़ना नहीं है और इसकी जो सख्तियाँ हैं जो कि हैं बाकी प्रोफेशंस की निस्बत, वो बर्दाश्त करनी है और वी हैव टू रीच एट द टॉप। एक आखिरी नसीहत करवाना चाहता हूँ आपसे कि आप बताएं कि सर जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, अपने कैरियर्स को प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर का सोचते हैं, कुछ लोग लोकल यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं और आपके पास दोनों का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, कैसे एडवाइस करते हैं बच्चा बाहर जाए, यहाँ पे जॉब करे, व्हाट शुड ही डू? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि एक तो मैं अक्सर सबको कहता होता हूँ कि फ़ैसले हालात के होते हैं, बट दैट सेड जो फैसला कर नहीं पाते आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद या फ्रेशली क्वालिफाइड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या क्वालिफाइड लोग हैं, डे वन पे अपने आप को 2 से 3 सवाल कर लें तो जवाब मिल जाता। इंडस्ट्री या प्रैक्टिस मीन्स फर्म। दूसरा सवाल, पाकिस्तान में रहना है या अब्रॉड। अगर आप अपने आप को इन 2 सवालों के जवाब दे लो तो मेरा ख्याल आपको काफ़ी हद तक आपका कैरियर पाथ क्लियर हो जाता है मैंने आगे क्या करना। So nice of you sir, it was pleasure talking to you। आपने इतने वक्त दिया और इतनी ज़्यादा एडवाइजेस और इतना सब कुछ सर, वी आर ऑनर्ड। आप आए, आपने टाइम दिया और अपना विजडम शेयर किया हमारे साथ। अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि ये रियल हीरोज़ हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके अचीव करते हैं। हमारी कौम असल में चाहती है कि रात को एक वीडियो बनाए और सुबह वायरल हो जाए और सुबह उनके पास पैसा ही हो जाए। सर ऐसा नहीं होगा, मेहनत करें, कुछ बने। जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनकी साल की मेहनत है और यही सही रास्ता है तरक्की का। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सबके लिए दुआ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।